गुड आफ्टरनून, वेलकम इन बायोमंत्रा। बेटा आज हम लोग बात करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग इससे पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं, आपने देखा होगा वीडियो। मेंडल ने 1865 में अपने एक्सपेरिमेंट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज कर दिए थे। मेंडल का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर पब्लिश हुआ 1865 में, बट बहुत सारे ऐसे रीजन थे जो उस समय के वैज्ञानिकों के द्वारा मेंडल के लॉ को एक्सेप्ट नहीं किया गया। मेंडल के लॉ को पॉपुलैरिटी नहीं मिली। उसकी अनेक कारण थे, उनको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ने से पहले। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आप ध्यान देंगे। 1865 में मेंडल का मेंडल्स का लॉ पब्लिश हो चुका था। देन उसकी जो उस समय के वैज्ञानिकों के द्वारा मेंडल के लॉ को एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसका पहला कारण था, फर्स्ट कारण था कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन उस समय सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था, मेंडल के लॉ को कम्युनिकेट नहीं किया जा सका, थ्रू आउट वर्ल्ड में उसका प्रचार नहीं हो सका, जिससे उस समय के जो वैज्ञानिक थे बहुत सारे लोग उस लॉ के बारे में, मेंडल्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में कंप्लीटली नहीं जानते थे। आज जैसा वर्तमान में जैसा हम लोग देखते हैं, बहुत सारे माध्यम हैं जिसके द्वारा सूचनाएं एक देश से दूसरे देश में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर तुरंत ट्रांसफर हो जाती हैं। इस तरीके का माहौल 1865 में नहीं था जिससे मेंडल्स के लॉ को प्रचार प्रसार मिल पाता। दूसरा, मेंडल ने अपने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के लिए फैक्टर को जिम्मेदार बताया। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के लिए फैक्टर को जिम्मेदार बताया, जिसे वर्तमान में हमने जीन्स कहा। फैक्टर एक डिस्क्रीट यूनिट होती है जो कॉन्टिन्यूअस, जो भी ट्रैक है उनको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाते हैं। ये जो ट्रैक है या जीन है, जो जीन या फैक्टर होते हैं, इनके सेग्रीगेशन के कारण ही बहुत सारे वेरिएशन प्रोजीनी में डेवलप होते हैं। ये वेरिएशन का जो कारण था उस समय के समकालीन वैज्ञानिकों के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। वो लोग वेरिएशन, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन इन नेचर में बिलीव करते थे कि प्रकृति में लगातार विभिन्नताएं उत्पन्न होती रहती हैं, उसका कारण फैक्टर नहीं होता, ऐसा मानना था उस समय के वैज्ञानिकों का। इसलिए मेंडल के लॉ को कोई एडवांटेज नहीं मिला। दूसरा, मेंडल ने अपने लॉ में, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में मैथमेटिक्स को यूज किया था। मैथमेटिक्स को यूज करना एक उस समय के वैज्ञानिकों को रास नहीं आया, क्योंकि मैथ का कोई यूज बायोलॉजी में नहीं होता, ये मानना था उस समय के वैज्ञानिकों का। इसलिए मेंडल के लॉ को कोई एडवांटेज नहीं दिया गया। और एक सबसे बड़ी मेंडल के लॉ को एक्सेप्ट ना करने का जो बना, वो जो फैक्टर थे, जो जीन थे, जो ट्रैक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे, जो किसी एक विशिष्ट लक्षण को डेवलप करने के लिए जिम्मेदार माने जाते थे, उनका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं मिल पाया। ये ध्यान देंगे, कोई भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया, और ना यह मेंडल बता पाए कि ये जो फैक्टर हैं ये किस पदार्थ से बने हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए कि कोई फिजिकल प्रूफ उस फैक्टर का नहीं मिला। साथ ही कोई भी ऐसा एविडेंस मेंडल नहीं दे पाए कि ये जो फैक्टर है ये किस रासायनिक पदार्थ से बने हैं। ये कारण रहा मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को कोई एडवांटेज ना मिलने का। आगे बात करते हैं मेंडल के लॉ के पब्लिश्ड होने के बाद सन 1900 में तीन अलग अलग साइंटिस्ट ने मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को रीडिस्कवर किया। कार्ल कॉरेंस, हुगो डी ब्रीज एंड शेरमार्क, ये तीन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को अलग
अलग रिडिस्कवर किया, मेंडल्स के लॉ को रिडिस्कवर किया और सेम रिजल्ट मेंडल्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का दिया। मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का सेम रिजल्ट 3 डिफरेंट साइंटिस्ट कॉल कॉरेंस, हुगो डी व्रीज एंड शेरमार्क के रीडिस्कवरी के कारण आया। इस प्रकार मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को दोबारा डिस्कवर किया गया। साथ ही सन 19वीं सदी के बाद 20वीं सदी में 1900 के बाद, सन 1900 के बाद माइक्रोस्कोप में बड़ी तेजी के साथ माइक्रोस्कोप के विकास पर बहुत तेजी के साथ काम किया गया। बहुत अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप डेवलप हो चुके थे जो हमारी बायोलॉजी के बेसिक टूल्स थे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1932 में डेवलप किया गया नॉल एंड रस्का के थ्रू, जिसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत ही ज़्यादा थी, जो बहुत छोटे से छोटे चीज़ों को बहुत ज़्यादा बड़ा करके उनको दिखा देता था। अनेक ऐसे टेक्निक डेवलप हो चुके थे जो सेल कंटेंट को क्लियरली आइडेंटिफाई करा देते थे, उनका एनालिसिस करना आसान हो गया था। इसी समय केंद्रक की खोज हुई, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया गया, केंद्रक को खोज किया गया, कोशिका विभाजन सेल डिवीजन को डिस्कवर किया गया और सेल डिवीजन के समय ये देखा गया कि जब माइटोसिस और मियोसिस की प्रोसेस होती हैं, इनकी डिस्कवरी हुई। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया और सेल डिवीजन की प्रोसेस को जब डिस्कवर किया गया तो माइक्रोस्कोप से एनालिसिस किया गया और ये देखा गया कि उस सेल के न्यूक्लियस के अंदर कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो एक थिन क्रोमैटिन पदार्थ हैं, धागे जैसी बनी हुई रचनाएं होती हैं और वो डिवाइड होने से पहले डबल हो जाती हैं और डिवाइड होने के बाद वो फिर हाफ हो जाती हैं। अर्थात माइटोसिस और मियोसिस दो टाइप के डिवीजन के समय एक न्यूक्लियर कंटेंट को देखा गया जो एक क्रोमैटिन मटेरियल के रूप में था, जिसे 1888 में डब्ल्यू आल्डेयर ने इसको स्टैंड किया और स्टैंड करने के बाद देखा कि ये न्यूक्लियर कंटेंट एक गहरे रंग का स्टेन लेता है, एक गहरा स्टेन कंटेन करता है और इस गहरे स्टेन को कंटेन करने वाले मटेरियल को उन्होंने नाम क्रोमोसोम दिया, क्रोमोसोम दिया। इस प्रकार क्रोमोसोम एक न्यूक्लियर कंटेंट के रूप में डिस्कवर किया गया, वाल्डेयर ने इसको नाम दिया और बताया गया कि क्रोमोसोम आनुवांशिक लक्षणों के वाहक हैं, ये आनुवांशिकता के लिए जिम्मेदार हैं। तो जब क्रोमोसोम की खोज डब्ल्यू आल्डेयर ने कर दिया और उसी समय सन 1902 में दो अलग अलग साइंटिस्ट उन्होंने अलग अलग अपने एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे और उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंटली उनका वर्क था। उन्होंने देखा, दो अलग अलग साइंटिस्ट आप देखेंगे, वाल्टर शटन एंड थियोडोर बावेरी, आप कहेंगे शटन एंड बावेरी, टू डिफरेंट साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली, दोनों लोग अलग अलग अपना काम कर रहे थे और उन्होंने देखा कि मियोसिस की प्रोसेस में जो गैमीट फॉर्मेशन की प्रोसेस हो रही है, उस गैमीट फॉर्मेशन के समय जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है वो फैक्टर यानी जीन के समान है। अर्थात क्रोमोसोम का बिहेवियर जीन के बिहेवियर के समान है। ये बात शटन और बावेरी ने अपने क्रोमोसोम मूवमेंट के समय देखा। जैसा कि अब आप डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इस डायग्राम में ये शो किया गया है कि एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, यूजुअली आपको पता होगा कि सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, एक सेल डिवीजन माइटोटिक सेल डिवीजन और दूसरा मियोसिस। माइटोटिक सेल डिवीजन में कोई सेल 2n है वो डिवाइड होती है तो 2 इक्वली
सेल डेवलप होती हैं, दोनों सेल इक्वल होती हैं बिकॉज उनके अंदर जो न्यूक्लियर कंटेंट होता है अर्थात नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो बराबर होते हैं, अर्थात पेरेंट और प्रोजीनी सेल्स के बीच नंबर ऑफ क्रोमोसोम बराबर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। बट मियोसिस की प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस में होती है और उस समय क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं और गैमीट का निर्माण करते हैं, या आप कहेंगे जर्म सेल का निर्माण करते हैं। ये प्रोसेस सटन और बावेरी एनालिसिस कर रहे थे और उन्होंने देखा कि क्रोमोसोम का मूवमेंट जीन के या फैक्टर के मूवमेंट के पैरेलल यानी समान होता है और इसी पैरेलल या समान होने के कारण ही उन्होंने देखा कि जिस बात को मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में जो भी ट्रैट हैं, जो भी लक्षण हैं, उनका निर्धारण करने के लिए फैक्टर इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट करते हैं, फैक्टर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होकर के एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को डेवलप करता है, उसी तरीके से क्रोमोसोम भी सेल डिवीजन के समय सेग्रीगेट होता है और एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसी के आधार पे सटन और बावेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया। आगे ध्यान देंगे, इन 1902 में क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस had been worked out. Walter Sutton and Theodore Bowery noted that the behavior of chromosome, ध्यान देंगे, शटन एंड बावेरी ने नोट किया कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन, अर्थात जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है, क्रोमोसोम का बिहेवियर है वो जीन के बिहेवियर के समान होता है। ये बात नोटिस की गई शटन एंड बावेरी के द्वारा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस मींस मियोसिस के समय ये बात नोटिस की गई। जो और एंड यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ। आगे ध्यान देते हैं, बोथ क्रोमोसोम एंड जीन फाउंड इन पेयर्स, ध्यान देने की बात है, गुणसूत्र और क्रोमोसोम दोनों ही जोड़े में पाए जाते हैं, अर्थात जैसा आपने मेंडल के लॉ में बहुत सारे जगह पे आपने एलील या फैक्टर को देखा है, वो सभी के सभी जोड़े में पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर, ये जितने भी आपने मेंडल के इनहेरिटेंस में आपने देखा है कि ये जितने भी फैक्टर्स हैं यहाँ पे, ये जो भी फैक्टर्स हैं जिन्हें बाद में जीन जॉनसन के द्वारा कहा गया, ये सारे के सारे जोड़े में पाए जाते हैं। यही बात क्रोमोसोमल थ्योरी में एक्सप्लेन की गई कि बोथ क्रोमोसोम एंड जीन आर फाउंड इन पेयर, दोनों जोड़े में होते हैं। इसके लिए हमारी एनसीईआरटी के बुक में एक कॉलम बनाया गया है, एक टेबल में दोनों के बीच की समानताओं को रिप्रेजेंट किया गया है। आप क्लियरली उस बात को देखेंगे, दोनों जोड़े में होते हैं। ठीक इसी तरीके से क्रोमोसोम भी जोड़े में होते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, ये क्रोमोसोम भी जोड़े में होते हैं और इन क्रोमोसोम के जोड़े को हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, अर्थात क्रोमोसोम और जीन दोनों जोड़े में पाए जाते हैं। ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान देंगे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस होमोलोगस क्रोमोसोम गेट सेपरेटेड। गैमेटोजेनेसिस के समय जो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं वो एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, सेपरेटेड। सिमिलरली, ठीक इसी तरीके से एलील आर जीन आर फैक्टर also get separated during the process of gametogenesis। मीन्स हमने ये देखा कि गैमीट फॉर्मेशन के समय, मियोसिस के समय जिस प्रकार गुणसूत्र अलग होता है, ठीक उसी प्रकार
जीन फैक्टर भी अलग हो जाते हैं। अब आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे, जैसा आपने देखा कि कैपिटल टी ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस बोथ एलील आर सेपरेटेड, अलग हो गए, दैट इज अ गैमीट, दैट इज अ पेरेंट, लाइक दैट। अब गुणसूत्र भी विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र भी अलग हो जाते हैं, जैसा आप ये देख रहे हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। देखें, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी ने इस डायग्राम को मेंशन किया है। आपने बेटा माइटोसिस और मियोसिस की प्रोसेस 11th की क्लास में पढ़ा होगा। मैं उस माइटोसिस और मियोसिस से ही रिलेटेड इस टॉपिक को आगे फर्दर इंप्रूव कर रहा हूं, ध्यान देंगे। ये कोशिका विभाजन की स्टेजेस हैं, जहां पे आपने G1 लिखा है और ये G2 है, अर्थात सेल साइकिल की स्टेजेस हैं। G1 S फेज और G2 फेज होता है, बीच में S फेज यहां पे दर्शाया नहीं गया है। तो G1 फेज और के बाद जो S फेज आता है, उस S फेज में हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं वो रेप्लिकेट कर जाते हैं और उनका कंटेंट डबल हो जाता है। ये इससे पहले आप ये जानेंगे, प्रत्येक जीवधारी के अंदर अर्थात एक जात के सदस्यों में गुणसूत्र की संख्या कांस्टेंट होती है। मतलब एवरी स्पीसीज हैव अ कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हर जात के सदस्य में, ऐसा नहीं कि क्रोमोसोम सर्दियों में कम हो जाएंगे, गर्मी के दिनों में बढ़ जाएंगे, नो, कांस्टेंट होते हैं एवरी जनरेशन इन वन पॉपुलेशन। एक आबादी के सदस्य में, जैसे ह्यूमन में आपको पता है 46 क्रोमोसोम, तो एवरी जनरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग हैव अ 46 क्रोमोसोम, और उस 46 क्रोमोसोम में उसे हाफ क्रोमोसोम अपने मदर से एज अ एग एंड हाफ क्रोमोसोम अपने फादर से एज अ स्पर्म ही मिलता है। तो अब आप इस प्रोसेस को देखेंगे कि ये जो प्रोसेस यहाँ पे दिखाई गई है सेल डिवीजन की, ये बेटा कुछ और नहीं, जैसे एक कोशिका है और उस कोशिका के अंदर का ये केंद्रक है, और इस केंद्रक के अंदर ये इस न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम दिखाए गए हैं, और ये क्रोमोसोम सेल डिवीजन से पहले पतले, लंबे और क्वाइल्ड होते हैं, बट एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन दिस क्रोमैटिन मटेरियल बिकम थिक, शॉर्ट एंड क्लियर, बिकम थिक, शॉर्ट एंड क्लियर एंड चेंज इनटू क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम क्लियर हो गए, एस फेज में क्रोमोसोम की मात्रा डबल हो जाती है, और फिर G2 फेज में क्रोमोसोम रेडी हो जाता है, न्यूक्लियस रेडी हो जाता है डिवीजन करने के लिए। और जब मियोसिस की प्रोसेस शुरू होती है, जैसा कि यहाँ पे मियोसिस की स्टेज दिखाई गई है, गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस दिखाई गई है, तो उस केंद्रक के अंदर जब विभाजन की अवस्थाएं शुरू होती हैं, तो विभाजन की अवस्था मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट आती हैं। तो इन मियोसिस फर्स्ट में एक न्यूक्लियस, एक सेल डिवाइड होकर के 2 सेल का फॉर्मेशन करता है, और जब 2 सेल बनती हैं तो दोनों सेल हैप्लॉइड हो जाती हैं। ये रिडक्शन डिवीजन कहलाता है। तो आपने यहां देखा कि ये मियोसिस की एनाफेज अवस्था है, एनाफेज से पहले मेटाफेज की स्टेज आती है, और उस मेटाफेज फर्स्ट में जो क्रोमोसोम होते हैं जो न्यूक्लियस के सेल के बीचों बीच में इक्वेटर में स्थित होते हैं, अर्थात केंद्रक के बीचों बीच में इस तरीके से इक्वेटर में स्थित होते हैं। और एनाफेज स्टेज में दोनों अपोजिट पोल से जो सेंट्रियोल है, वो स्पिंडल फाइबर जो उनके होते हैं, वो क्रोमोसोम को अपनी ओर खींचने लगते हैं, और क्रोमोसोम जब अपोजिट पोल पे जाने लगता है तो अल्टीमेटली टीलोफेज के अंत में वो सेल डिवाइड होकर के 2 सेल में बदल जाती है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक हाफ सेल ऊपर की तरफ और हाफ सेल नीचे की तरफ आ जाती है, और देन मियोसिस फर्स्ट के बाद मियोसिस सेकंड की शुरुआत होती है, और मियोसिस सेकंड भी ठीक उसी तरीके से पूरा होता है जैसे माइटोसिस की डिवीजन होती है। सेम प्रोफेज 2, मेटाफेज 2,
एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2, और अल्टीमेटली मियोसिस सेकंड में ये एनाफेज की स्टेज दिखाई गई है जहां पे ये क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगते हैं, स्पिंडल फाइबर इनको अपने अपने पोल की तरफ खींचने लगते हैं, और अल्टीमेटली टीलोफेज के अंत में ये सेल डिवाइड होकर के 4, जैसे ये ऊपर की सेल 2 भाग में, नीचे की सेल 2 भाग में, अल्टीमेटली 4 हैप्लॉइड सेल डेवलप कर देता है, और ये 4 हैप्लॉइड सेल ही जर्म सेल कहलाती हैं, या हम इन्हें कहेंगे कि ये गैमीट होते हैं। इस प्रकार से 4 गैमीट या 4 जर्म सेल आफ्टर द प्रोसेस ऑफ गैमिटोजेनेसिस और मियोसिस के द्वारा डेवलप की जाती हैं। ये हमने यहाँ पे मियोसिस की स्टेजेस दिखाया। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसा कि ड्यूरिंग गैमिटोजेनेसिस होमोलोगस क्रोमोसोम गेट सेपरेटेड, सिमिलरली होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होते हैं, ठीक सिमिलरली जीन और एलील आल्सो गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमिटोजेनेसिस। ठीक उसी तरीके से जैसे गैमीट फॉर्मेशन के समय क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, ठीक उसी तरीके से क्रोमोसोम की तरीके से जीन भी सेपरेट हो जाते हैं। दूसरी चीज, द पेयर्ड कंडीशन ऑफ बोथ क्रोमोसोम, the paired condition of both chromosome and gene is restored after fertilization। ये बात आपको समझने की जरूरत है कि the paired condition of both chromosome and gene, सपोज ये 2 जर्म सेल अलग हो गई यहाँ पे, तो जो जर्म सेल मिले मीन्स ये स्पर्म और ये ओवम, ये स्पर्म एंड ओवम का जो फॉर्मेशन होता है बेटा, ये प्रोसेस ऑफ मियोसिस इस प्रोसेस के थ्रू होगा। आपने चैप्टर 3 में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव में गैमिटोजेनेसिस की प्रोसेस ऑलरेडी पढ़ी होगी, और उस प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आपने देखा कि फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज हो जाते हैं, और वो गैमीट मियोसिस यानी गैमिटोजेनेसिस के थ्रू डेवलप हुए हैं, और फिर वो जब फ्यूज हो जाते हैं तो होमोलोगस कंडीशन जाइगोट को बना देते हैं, और जाइगोट एक डिप्लॉयड सेल होती है जिसमें हाफ क्रोमोसोम मैटरनल से और हाफ क्रोमोसोम उनके पैटर्नल से प्राप्त होता है। इस प्रकार बाय द रीस्टोर आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो क्रोमोसोम और जीन कंटेंट है वो रीस्टोर कर लिया जाता है, दोबारा उसे प्राप्त कर लिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। इस प्रकार जीवों में युग्मक निर्माण की क्रिया होती है, और फिर निषेचन के द्वारा उनके जीन कंटेंट और क्रोमोसोम कंटेंट को रीस्टोर कर लिया जाता है, सो दैट इन एवरी जनरेशन ऑफ पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हैव अ कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इस प्रकार मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन वो 2 ब्रिज हैं, दो प्रोसेस हैं जिसके थ्रू हर जाति के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी जीन और गुणसूत्र की संख्या कांस्टेंट होती है। आगे ध्यान देते हैं, ये जो 3 पॉइंट हैं, ये तीनों पॉइंट क्रोमोसोम और जीन के बीच की सिमिलरिटीज को एक्सप्लेन करते हैं। आगे ध्यान देते हैं, दीज ऑब्जर्वेशन लेड टू पोस्टुलेशन ऑफ द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय शटन एंड बावेरी 1902। हमने देखा कि शटन और बावेरी ने 1902 में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया है। उसके कुछ और फीचर भी हैं, उनको भी आपको ध्यान देना है कि क्रोमोसोमल थ्योरी के जो अदर फीचर हैं वो भी आप ध्यान देंगे कि क्रोमोसोम बियर फैक्टर और जीन, गुणसूत्र पर फैक्टर या जीन पाए जाते हैं। जैसा आप देखेंगे कि कोई क्रोमोसोम है, ये इस क्रोमोसोम में अगर सपोज इधर फैक्टर ए है, इधर फैक्टर ए है, फैक्टर ए है, फैक्टर ए है, अर्थात गुणसूत्र पर ही जीन पाए जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट था क्रोमोसोम बियर फैक्टर और जीन, गुणसूत्र पर गुणसूत्र जीन या फैक्टर को धारण करते हैं। दूसरा पॉइंट, क्रोमोसोम आर व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, अर्थात गुणसूत्र आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक हैं। गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक सूचनाओं को पहुंचाने वाले वेक्टर का, वाहक का, व्हीकल का काम करते हैं, क्योंकि एक जीन में एक स्पेसिफिक
छिपा होता है। एक जीन में एक विशिष्ट लक्षण होता है और वो विशिष्ट लक्षण क्रोमोसोम के माध्यम से जीन गुणसूत्र पर जुड़े हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाए जाते हैं, जिससे उस विशिष्ट लक्षण का निर्धारण उस जीव के अंदर होता है। नेक्स्ट, क्रोमोसोम सेग्रीगेट ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस। गुणसूत्र सेग्रीगेट होते हैं ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के समय क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं एंड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। क्रोमोसोम सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस एंड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से पृथक होते हैं। और नेक्स्ट प्रोसेस, जाइगोट by process of fertilization zygote is formed. Zygote is a diploid cell formed by process फर्टिलाइजेशन। जाइगोट एक डिप्लॉयड सेल होती है जिससे बिगनिंग होती है एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू किसी भी जीव का जो लैंगिक जनन करते हैं, तो जाइगोट इज अ डिप्लॉयड सेल फॉर्मेड बाय फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन होती है तो स्पर्म और ओवाजम मिलते हैं, तो ये जो सेल हमें मिला ये जाइगोट मिला, और इस जाइगोट के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। हमने आपको बताया है कि होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब समजात गुणसूत्र, अर्थात आधा गुणसूत्र आपके मदर का और आधा गुणसूत्र आपके फादर का मिला करके होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता है, जो जाइगोट में हमें दोबारा प्राप्त हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट, थ्रूआउट द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, किसी एक जीव के पूरे जीवन भर क्रोमोसोम रिटेन देयर इंडिविजुअलिटी, अर्थात गुणसूत्र ही किसी जीव की पहचान बनाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन आपकी है कि किसी भी जीव की पहचान उसके गुणसूत्रों से होती है, क्योंकि गुणसूत्र में ही उसकी आनुवांशिक सूचनाएं जीन के द्वारा उसे प्राप्त होता है। और एंड स्ट्रक्चरल यूनिकनेस, जो हमारी स्ट्रक्चरल यूनिकनेस है, जो हमारी संरचनात्मक विशिष्टता है, वो उसके लिए जिम्मेदार हमारे गुणसूत्र हैं। तो हम अल्टीमेटली कह सकते हैं कि हर जात के सदस्य में एक निश्चित संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं, और उस निश्चित संख्या वाले गुणसूत्र पर निश्चित संख्या में जीन भी उपस्थित होते हैं, जो एक जीन एक विशिष्ट लक्षणों का निर्धारण करते हैं। इनका सेग्रीगेशन गैमेटोजेनेसिस के समय होता है, जिस समय मियोसिस की प्रोसेस होती है, और जीन भी गुणसूत्र के साथ एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में एज अ गैमीट ट्रांसफर हो जाते हैं, और वो एक जीन एक विशिष्ट लक्षण का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार जो क्रोमोसोमल थ्योरी है वो मेंडल्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग ही है। इस प्रकार सटन और बावेरी के इस रिसर्च के बाद मेंडल्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को बहुत अधिक बल मिला, अर्थात लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बहुत सक्सेस हुआ, अर्थात उस पे अलग अलग तरीके से फिर बहुत सारे जेनेटिक्स के वैज्ञानिकों ने उस पे अलग अलग रिसर्च किए, जिसके माध्यम से उन्होंने आनुवांशिकता के बहुत सारे रहस्य को बताया। इस प्रकार आपने आज के वीडियो में देखा कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है क्या। इस इनहेरिटेंस के लिए मेंडेलियन का जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उसी को जिम्मेदार बताया गया, बिकॉज जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है वहां पे जो फैक्टर और या जीन है वो एज अ पैरेलल क्रोमोसोम है। जैसा क्रोमोसोम का बिहेवियर होता है वैसा ही बिहेवियर जीन का होता है, और दोनों का सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंटली होता है, और दोनों ही इनहेरिटेंस के लिए जिम्मेदार होते हैं, और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत हो करके एक जीव के विशिष्ट लक्षण को और उसकी आदर्श पहचान को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हम अगले वीडियो में आपको एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स लेकर आएंगे, जिसे टी.एच. मॉर्गन के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है, जो इस वीडियो का दूसरा भाग होगा। ओके, थैंक्स टू ऑल।